गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन में मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कई प्रकार की चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी क्षेत्र की जो भूगर्भिक संरचना होती है, उससे हमें उसके निर्माण की प्रक्रिया और विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पता चलता है। यानी भूगर्भीय संरचना के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वहाँ की चट्टानों की संरचना कैसी है, उनका संगठन कैसा है, उनकी जो उसके आधार पर जो मिट्टियाँ बनी है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वहाँ पर कौन कौन से खनिज उपलब्ध हैं। यानी किसी भी स्थान की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से हमें वहाँ पर पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना और उनका संगठन, यानी इनमें कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं, किन किन से मिलकर वो बनी हैं, और उनके आधार पर जहाँ जो मिट्टियाँ मिलती हैं, मिट्टियों का जो निर्माण होता है, मिट्टियों की विशेषताओं के बारे में हमें पता चलता है। और वहाँ पर उपलब्ध खनिजों के बारे में हमको पता चलता है कि अगर आर्किन चट्टान है तो कौन सा खनिज मिलेगा, धारवाड़ है तो कौन सा खनिज मिलेगा, कौन से खनिजों में किस चट्टान में खनिजों की अधिकता होती है और किस में अधिकता नहीं होती है। तो इन चट्टानों के माध्यम से हम क्या करते हैं, भूगर्भीय संरचना के समस्त अध्ययन को समझते हैं। ठीक है। भूगर्भीय संरचना के अंतर्गत हम कई प्रकार की चट्टानों को देखते हैं। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, हम कई प्रकार की चट्टानों को देखते हैं। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ढक्कन टैप और टैशरी, है ना। ढक्कन टैप और टैशरी जिन्हें कि हम क्वाटरनरी भी बोल देते हैं। तो भूगर्भीय संरचना में हम आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ढक्कन टैप और टैशरी चट्टानों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे आर्कियन चट्टानों के बारे में, है ना। तो मैप के जरिए इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे पहले, फिर विस्तृत में आपको लिखित में भी बताएंगे। ठीक है। आर्कियन चट्टान ये मध्य प्रदेश के नक्शे में आप देख पा रहे होंगे। आर्कियन चट्टान क्या है, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं, है ना, ये देखिए। ठीक है। तो आर्कियन चट्टानें जो होती हैं ये सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है। आर्कियन चट्टानें कैसी चट्टान है, सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं। इस समूह की जो चट्टानें हैं प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग में पाई जाती हैं। अपने भारत का नक्शा देखा होगा तो ये वाला जो नक्शा है साउथ वाला, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 पार्ट में, यानी 2/3 भाग, यानी लगभग 66 से 66% भाग में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों को जो विस्तार है वो राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक होता है। आर्कियन चट्टानों का विस्तार राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक है। यह मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। तो आर्कियन चट्टानें मध्य प्रदेश के कहाँ पाई जाती हैं, उत्तर पश्चिम और पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में ज़्यादातर मेनली ये पाई जाती हैं। वो सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं। प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 भाग में इनका विस्तार है। राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक इनका क्या है, विस्तार है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी भाग में ये पाई जाती हैं। इनका विस्तार मुख्यतः देखने को मिलता है ना। आर्कियन चट्टानों में ग्रेनाइट, चार्नोकाइट, सिस्टनीस आदि खनिज पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टानों में ग्रेनाइट, चार्नोकाइट, सिस्टनीस आदि खनिज क्या हैं, पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टानों के अगर हम निर्माण की बात करें तो द्रवित पदार्थ के शीतलन और दृढ़ीकरण या घनीभवन से, यानी घनीभवन इनकी सॉलिडिफिकेशन, इनके ठोस होने से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। इनके ठंडे होने से, इनके कठोर होने से, इनके ठोस होने से, कोई भी लिक्विड पदार्थ है जैसे ज्वालामुखी वगैरह से निकला हुआ है तो उसके ठंडे होने से, यानी जिसे हम शीतलन बोल लेते हैं, दृढ़ीकरण यानी इसके कठोर होने से, घनीभवन यानी कि उसके ठोस होने से आर्कियन चट्टानों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। जो प्राचीन सागर थे उनमें संग्रहित प्रथम अपसादी शिलाओं के रूप में आर्कियन चट्टानों का तापीय और प्रादेशिक क्या हुआ है, रूपांतर हुआ है। यानी जो टेम्परेचर होता है उनका इन पर क्या पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है। मैग्मा अथवा लावा के अंतर्भेद, यानी ये पृथ्वी की परत हो गई। जब लावा पृथ्वी की परत के नीचे जम जाता है तो उसे अंतर्भेद बोलते हैं, है ना, अंतर्भेद। और ऊपर होता है तो उद्भेदन के फलस्वरूप जो शिष्ट और नीच चट्टानों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आर्कियन चट्टानों का रूपांतरण इतना अधिक हुआ है कि इनकी मूल विशेषता लगभग समाप्त हो चुकी है। इनका रूपांतरण बहुत अधिक मात्रा में हुआ है, जिसकी जो मूल
प्रारंभिक जो विशेषताएं थी वो लगभग क्या हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये जीव विहीन चट्टानें हैं। आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म रहित और जीव विहीन होती हैं। इनके विकास के समय पृथ्वी पर जीवन का क्या था, अस्तित्व नहीं था। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इससे स्पष्ट होता है कि इनके विकास के समय पृथ्वी पर जीवन का क्या नहीं था, अस्तित्व नहीं था। ये अत्यधिक भ्रंशित सल्कित चट्टान है। नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट, फाइलाइट, खोंडिलाइट, पेग्मेटाइट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट आदि खनिज इनमें क्या है, पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टानों के रूपांतरण के कारण ग्रेनाइट जो है नीस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम बंगाल गुंबद या बंगाल नीस भी बोल देते हैं। आर्कियन चट्टानों की अगर संरचना की बात करें तो उनकी सल्कत तो पट्टी के रूप में पाई जाती हैं। ये पट्टी के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए हम इन्हें पैतृक चट्टानें या प्राथमिक चट्टानें यानी प्राइमरी रॉक भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ये लगभग ऐसे पट्टी के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इनको पैतृक चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें, प्राइमरी रॉक कहा जाता है। आर्कियन चट्टानों में जो बंगाल नीस वगैरह होती है उसमें प्रायद्वीपीय नीस की अगर बात करें तो बुंदेलखंड नीस और चारनुकाट नीस में बटा हुआ है। प्रायद्वीपीय नीस जो है बुंदेलखंड नीस और चारनुकाट नीस में बटा हुआ है। जो बुंदेलखंड नीस आर्कियन क्रम जो चट्टानें हैं उनके कणों का आकार बहुत बड़ा बड़ा होता है, यानी मैक्रो साइज का होता है ना, जबकि चारनुकाट नीस चट्टानों के कणों का आकार बहुत सूक्ष्म होता है, मैक्रो होता है। यानी बुंदेलखंड नीस और चारनुकाट नीस में ये डिफरेंस है कि बुंदेलखंड नीस के चट्टानों का जो कणों का आकार है वो बड़ा होता है, जबकि चारनुकाट नीस के कणों का आकार छोटा होता है ना। बुंदेलखंड नीस जो है ग्रेनाइट के समान दिखाई देती हैं। इनका विस्तार जो है मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। जबकि चारनुकाट नीस जो है इनका रंग जो होता है नीलगिरी नीस इनको कहते हैं। चारनुकाट नीस को नीलगिरी नीस कहते हैं, साउथ में बिल्कुल पाई जाती हैं और गहरा नीला इनका भूरा रंग होता है। इन्हें का नाम जो है कोलकाता के संस्थापक जॉर्ज चारनॉक के नाम पर किया गया है। आप सबको पता होगा कि जॉर्ज चारनॉक को कोलकाता का संस्थापक कहा जाता है, तो उन्हीं के नाम पर चारनुकाट नीस चट्टान का नाम पड़ा है। चारनुकाट नीस आपको एमपी में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, झारखंड राज्यों में विस्तृत मिल जाएंगी, है ना। आर्कियन समूह की चट्टानें जो होती हैं खनिज संपदा की दृष्टि से भारत की सबसे समृद्ध चट्टानें मानी जाती हैं। आर्कियन समूह चट्टानों को सबसे समृद्ध चट्टानें माना जाता है खनिज संपदा की दृष्टि से। इनमें धात्विक के अलावा अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। धात्विक के अलावा अधात्विक खनिज और दुर्लभ खनिज भी पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज, धात्विक, अधात्विक और दुर्लभ खनिज। बहुमूल्य रत्न, तांबा, मैंगनीज, लोहा आदि भी इनमें निक्षेप देखने को मिलते हैं, यानी सबसे समृद्ध चट्टान है। ठीक है, तो आर्कियन नीस के बारे में और चट्टान के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे धारवाड़ चट्टान के बारे में। तो धारवाड़ चट्टान कहाँ पाई जाती है? धारवाड़ चट्टान जो है आर्कियन चट्टानों के निक्षेपण, अनाच्छादन, अपसादन से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आर्कियन चट्टानों का जो आर्कियन नीस होती हैं उससे सेलें होती हैं, तो उनके अनाच्छादन, अपरदन और अवसादों से क्या हुआ है, धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। इनका नाम धारवाड़ इसलिए पड़ा है क्योंकि इनकी सबसे पहले जो खोज हुई थी वो कर्नाटक के कहाँ हुई थी, धारवाड़ में हुई थी। धारवाड़ चट्टानों की सबसे पहले खोज कहाँ हुई थी, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुई थी, इसलिए इनको धारवाड़ चट्टाना कहते हैं। खोज करता थे ब्रूस फूट, है ना, ब्रूस फूट ने इनका नामकरण किया था। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में स्लेट, सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, फाइलाइट, क्वार्ट्जाइट आदि खनिजों की क्या होती है, प्रधानता होती है। ये जीवाश्म रहित होती हैं। जिस प्रकार आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते थे, उसी प्रकार धारवाड़ चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। लेकिन धारवाड़ चट्टानों का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी कि आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है। इनमें कोबाल्ट, ठीक है, मैग्नीज, अब्रक, क्रोमियम के निक्षेप पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टानों में कोबाल्ट, मैग्नीज, अब्रक और क्रोमियम के क्या है, निक्षेप पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टानें मुख्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में पाई जाती हैं। ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा है मध्य प्रदेश का। धारवाड़ चट्टानें मध्य प्रदेश के कहाँ है, दक्षिण पूर्व में पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं 3 श्रेणियों में बटी हुई हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो चिल्पी क्रम होता है इनका। पहला कौन सा होता है, इनको 3 श्रेणी में बांटा गया है, चिल्पी क्रम, सकोली क्रम और सौसर क्रम। चिल्की क्रम, सकोली क्रम और सौसर क्रम। तो चिल्पी क्रम की जो चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश के बालाघाट
या छिंदवाड़ा या सिवनी या बालाघाट पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर यहाँ पड़ता है और छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती हैं। शिल्पी क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में मुख्यतः आपको फाइलाइट, क्वार्टजाइट, ग्रीनस्टोन और मैग्नीज के भंडार देखने को मिलते हैं। मैग्नीज नगरी, ताब नगरी है ना हमारा बालाघाट, ठीक है, छिंदवाड़ा, बालाघाट। इन्हीं में हम देखते हैं क्लोजपर्ड क्रम की भी चट्टान होती हैं जो बालाघाट, छिंदवाड़ा जिलों में, आपको ये छिंदवाड़ा हो गया, ये बालाघाट हो गया, इनमें विस्तृत मिलेंगी। इनमें क्वार्टजाइट, मैग्नीज, कॉपर की पायराइट मिलेंगे आपको। बालाघाट का जो मलाज खंड है वो तांबे के बृहद भंडारों के लिए क्या है, फेमस है। इसको हम तांबा नगरी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, तांबा नगरी भी बोल देते हैं। जबकि सकोली क्रम की जो चट्टान है उनका विस्तार आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। सकोली क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ जबलपुर में देखने को मिलेगा, है ना। इसमें अभ्रक, शिस्ट, डोलामाइट, संगमरमर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। अभ्रक, शिस्ट, डोलामाइट, संगमरमर के निक्षेप पाए जाते हैं। तो हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानों में शिल्पी क्रम देखा जो बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर में पाया जाता है। सकोली क्रम देखा जो जबलपुर में पाया जाता है। अब हम देखेंगे सौंसर क्रम को। सौंसर क्रम मुख्यतः मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहता है। सौंसर क्रम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में और महाराष्ट्र के नागपुर में देखने को मिलता है। इसमें अभ्रक, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट और मैग्नीज की अधिकता होती है। अभ्रक, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट और मैग्नीज की क्या होती है, अधिकता होती है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें 3 भागों में बटी हैं, शिल्पी, सौंसर और सकोली। शिल्पी छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर में, सौंसर जबलपुर में, सकोली सिर्फ छिंदवाड़ा में पाई जाती है। सकोली जबलपुर में पाई जाती है, सौंसर सिर्फ छिंदवाड़ा में पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अब हम किसे देखेंगे, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को देखेंगे। अब हम देखेंगे कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को। ये हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ये देखो, ठीक है। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है प्री क्रेम्बी नवीन चट्टानें हैं और आर्कियन चट्टानों के अनाच्छादन उत्पादन से प्राप्त अवसादों के निक्षेप पर से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये प्राचीन अवसादी चट्टान है। इनका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अनाच्छादन उत्पादन से प्राप्त निक्षेपों के अवसादों के निक्षेप पर से हुआ है, ठीक है। और ये प्राचीन अवसादी चट्टान है। भूगर्भीय हलचलों के कारण दरार और भ्रंश आदि का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और इन्हीं दरार और भ्रंशों में प्री कैम्ब्रियन से लेकर यूशीन काल तक की हमें अवसादी चट्टानों को क्या देखने को मिला, निक्षेप मिला। इनमें सैल, क्वार्टजाइट, स्लेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। कुड़प्पा चट्टानों में सैल, क्वार्टजाइट, स्लेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर के रूपांतरण से क्या हुआ है, क्वार्टजाइट का क्या होता है, निर्माण होता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें क्या है, क्षैतिज अवस्था में पाई जाती हैं। लगभग 6000 मीटर की मोटाई तक होती हैं। इनकी मोटाई कितनी होती है, 6000 मीटर तक होती है और यह क्षैतिज अवस्था में क्या है, पाई जाती हैं। इनका विस्तार जो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, यानी मध्य प्रदेश के साथ साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ हमारा जो पड़ोसी है और राजस्थान में भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को क्या मिलता है, विस्तार मिलता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा के नाम पर ही किया हुआ है। आपने कुड़प्पा सुना होगा, कुड़प्पा आंध्र प्रदेश का एक जिला है, तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा के नाम पर ही क्या है, कुड़प्पा चट्टानों का नामकरण किया गया है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो ऊपरी क्रम की कुड़प्पा चट्टान है और निचले क्रम की कुड़प्पा चट्टान है। तो ऊपरी क्रम की जो कुड़प्पा चट्टानें हैं उनमें चूना पत्थर और सैल की अधिकता होती है। आपने देखा होगा इस एरिया में चूना पत्थर ज़्यादा मिलता है। सतना हो गया, पन्ना हो गया, रीवा हो गया, है ना। तो ऊपरी कुड़प्पा क्रम की चट्टान में क्या मिलता है, चूना पत्थर मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है यहाँ, जिससे शिलाएं विंध्यन क्रम की शिलाओं की क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं, ठीक है। निचली कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में मिलेगा। निचली क्रम की चट्टानों का विस्तार जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में है। इनमें रंगीन शिस्ट, जास्पर, लौह, मैग्नीज भी पाया जाता है। कुड़प्पा क्रम की जो चट्टान है ये भी जीवाश्म रहित होती हैं। हमने क्या देखा, आर्कियन चट्टानें जीवाश्म रहित हैं, धारवाड़ चट्टानें जीवाश्म रहित हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें भी जीवाश्म रहित और जीवविहीन है। इनमें लोहा, मैग्नीज, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है लोहा, मैग्नीज, कॉपर, है ना, निकिल और कोबाल्ट। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्या है,
आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चट्टान हैं। इन चट्टानों के 2 उपक्रम पाए जाते हैं, बिजावर उपक्रम और ग्वालियर उपक्रम। जो बिजावर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के पन्ना छतरपुर में, ये देखिए बिजावर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ है, पन्ना और छतरपुर में पाया जाता है। इनमें बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट का क्या निक्षेपण है। चूना पत्थर का यहाँ सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, इसलिए इस एरिया में चूना पत्थर मिलता है। इन चट्टानों की परतों के बीच में क्या है, बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे बिजार उपक्रम हो गया, इनके बीच में बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं, जहाँ क्या है हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं। जैसे पन्ना, सतना और अंगूर छतरपुर में क्या है हीरे के निक्षेप हमको देखने को मिलते हैं। फिर ग्वालियर उपक्रम की जो चट्टानें हैं वो ग्वालियर के निकट पाई जाती है, यहाँ पर है ना। ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें ग्वालियर के निकट पाई जाती हैं। इनमें बलुआ पत्थर, सेल क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, सेल क्वार्टजाइट, चूना पत्थर और बेसाल्ट लावा की चट्टानों के निक्षेप मिलते हैं। इन ऊपरी चट्टानों को मोरार तथा निचली चट्टानों को पार कहते हैं। जो ग्वालियर उपक्रम की चट्टान है ये भी 2 भागों में बटी हैं, मोरार और पार चट्टानें। ऊपरी भाग की चट्टानें मोरार चट्टानें कहलाती है, निचले भाग की चट्टानों को पार चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, तो हमने हड़प्पा क्रम की चट्टानों को देख लिया। अब हम विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में जानेंगे। विंध्यन क्रम की चट्टान ये देखिए मध्य प्रदेश के बीचों बीच में पाई जाती हैं। ये चट्टानें प्री कैम्ब्रियन नवीन है। इन चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान, MP, राजस्थान, गुजरात है ना, MP, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में देखने को मिलता है। पूरा जो मध्य भारत का एरिया है उसमें देखने को मिलता है। MP, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानों का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। ये चट्टानें पश्चिम से पूर्व लगभग 1050 किलोमीटर लंबाई में क्या है ऐसे फैली हुई है। पश्चिम से पूर्व की ओर 1050 किलोमीटर 1050 किलोमीटर की लंबाई में क्या है ये फैली हुई है। ठीक है, और इनका लगभग क्षेत्रफल जो है काफ़ी अधिक है, 1 लाख के लगभग, यानी 1,03,600 वर्ग किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल में क्या है फैली हुई है। इन चट्टानों का अगर हम सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो नर्मदा नदी के उत्तर में देखने को मिलता है। मैकल से यह नर्मदा निकलती है, नर्मदा के उत्तर में क्या है विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है। ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला उत्तर के मैदानी तथा प्रायद्वीपीय भागों के मध्य क्या है ये विभाजक का कार्य करती है। उत्तर के मैदान और प्रायद्वीपीय भाग के मध्य विभाजक का जो कार्य करती है वो विंध्यन पर्वत श्रृंखला ही है। देखिए सबसे ऊंची चोटी जो है जिसे हम गुडविल शिखर या सद्भावना शिखर कहते हैं वो दमोह में पाई जाती है ना। गुडविल शिखर, सद्भावना शिखर कहाँ पाई जाती है, दमोह में। यहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण एक लंबे कार्यक्रम में हुआ है, इसलिए इनकी ऊपरी और निचले क्रम की चट्टानों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। यानी एक लॉन्ग पीरियड में इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इनकी जो ऊपरी क्रम चट्टानें हैं और निचले क्रम चट्टानें, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को हमको मिलता है, यानी एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है ये। इनमें सेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि खनिजों के निक्षेप हमको देखने को मिलते हैं। इन चट्टानों की जो मोटाई है वो लगभग 4200 मीटर के आसपास होती है और इनका नामकरण विंध्य पर्वत श्रृंखला के नाम पर किया गया है। विंध्यन चट्टानों का नामकरण है विंध्य पर्वत श्रृंखला के नाम पर किया गया है। इन चट्टानों में सूक्ष्म कणों से लेकर बड़े कण तक के बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर के निक्षेप हैं। अरावली और विंध्यन पर्वत श्रृंखला के मध्य 800 किलोमीटर लंबा ग्रेट बाउंड्री ब्रंश पाया जाता है। ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला हो गई और इधर ही अरावली होती है, तो इनके बीच में जो एक ब्रंश पाया जाता है 800 किलोमीटर लंबा। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है, इसे हम सीमा ही बोल देते हैं। इन चट्टानों में सजावटी पत्थर होते हैं, बहुमूल्य रत्न, हीरा वगैरह हो गया, अन्य कई सारे, चूना पत्थर, शीशा, गृह निर्माण सामग्री, सीमेंट, केमिकल इंडस्ट्री हेतु कच्चे माल की प्राप्ति होती है। पन्ना गोलकुंडा की प्रसिद्ध खदानें जो हैं कांगड़ू मृग से संबंधित हैं और विंध्यन श्रेणी में ही पाई जाती हैं। इनमें जो पत्थर पाए जाते हैं, विंध्यन चट्टानों में जो पत्थर पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो लाल रंग के होते हैं। ऐतिहासिक जितने भी भवन बने जैसे दिल्ली के लाल किला वगैरह हो गया, तो इनका निर्माण जो है विंध्यन चट्टानों से हुआ है। जैसे शेषासुरी का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में बना हुआ है, सांची का भरत स्तूप है ना, जामा मस्जिद, ग्वालियर का किला, लाल किला, इनका निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानें जीवाश्म विहीन, जीवाश्म रहित होती हैं, किंतु कैमूर की चट्टानों के निचले भाग में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से वानस्पतिक जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं। यानी विंध्यन का एक भाग है कैमूर चट्टान, उसमें कुछ जीवाश्मों की उपस्थिति के हमको क्या है संकेत देखने को मिलते हैं। ठीक है,
इन विंध्यन क्रम की चट्टानों को दो भागों में बांटा जाता है, निचला विंध्यन और ऊपरा विंध्यन। हमने देखा कि विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण एक लंबे समय में हुआ। लंबे समय में होने के कारण इनके ऊपरी और निचले भागों में काफ़ी विशेषता में अंतर देखने को मिलता है। तो निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों वो सैमरी उपक्रम होती हैं। निचले विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या है, सैमरी उपक्रम की हैं, जो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में सोन नदी की घाटी में पाई जाती हैं। सैमरी उपक्रम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, सोन नदी घाटी में पाई जाती हैं। इन्हें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल के निक्षेप मिलते हैं, है ना। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण क्षेत्र में क्या है, सीमेंट उद्योग का क्या हुआ है, विकास हुआ है। निचले विंध्यन में क्या है, फोल्ड और फॉल्ट पड़े यानी बलय और भ्रंशों के निर्माण अधिक हुआ है। दमोह और सागर जिलों के दक्षिण में विस्तृत, जो दमोह और सागर जिले इनके साउथ में क्या है, सैमरी उपक्रम का विस्तार हुआ है। तो गुमनागर उच्च भूमि और घाटियों का क्या है, निर्माण हुआ। यहाँ उच्च भूमि और घाटियाँ पाई जाती हैं। अगर हम ऊपरी विंध्यन क्रम की बात करें तो उसमें कैमूर, रीवा और पहाड़ी उपक्रम आ जाता है। ऊपरी विंध्यन क्रम में कैमूर, रीवा, पहाड़ी उपक्रम आ जाता है। ऊपरी विंध्यन क्रम का जो विकास है वो निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद हुआ था। इनमें ज्वालान्मुख और नदियों की घाटियों में इनका निर्माण हुआ है। ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है वो जो ज्वालान्मुख होता है, जो ज्वालामुखी आते हैं और नदियों की घाटियों में इनका निर्माण हुआ है। बलुआ पत्थर, शैल, कांगलोमेरेट जैसे खनिज यहाँ पाए जाते हैं। कैमूर उपक्रम एमपी, यूपी, बिहार राज्यों में फैला हुआ है। ये विंध्यन पूरी श्रेणी है, विंध्यन चट्टान पाई जाती है। तो इसका जो ऊपरी विंध्यन क्रम है उसमें कैमूर उपक्रम है वो एमपी, यूपी, बिहार में ऐसे फैला हुआ है। एमपी, यूपी, बिहार में इसका क्या विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो बुंदेलखंड और बघेलखंड में ही इसको देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड और बघेलखंड में। बलुआ पत्थर, शैल, कांगलोमेरेट इसमें पाए जाते हैं। राज्य में कैमूर उपक्रम का विस्तार पन्ना, सतना, रीवा जिलों में हुआ है। अगर हम एमपी की बात करें तो विंध्यन क्रम की ऊपरी जो चट्टानें हैं कैमूर उपक्रम, उनका विस्तार पन्ना, सतना, रीवा में देखने को मिलेगा। ठीक है, पन्ना, सतना, रीवा में इनमें ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। पुलकुआ पहाड़ी के निकट केन और अन्य नदियों के कगारों पर इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। ठीक है, शैल क्वार्टजाइट के निक्षेप मिलेंगे इनमें, जिनका निर्माण हम गृह निर्माण जिनका हम क्या कहते हैं, यूज कहते हैं, शैल और कांगलोमेरेट का। रीवा उपक्रम की बात करें तो यह उत्तर पश्चिम में सागर, पन्ना, दमोह जिलों में मिलेगी। रीवा उपक्रम की चट्टानें सागर, पन्ना, दमोह जिलों में यहाँ पर पाई जाएंगी। रीवा उपक्रम की चट्टानें इस उपक्रम के मध्य से इलाहाबाद से कटनी के मध्य क्या है, रेल लाइन गुजरती है। ये रीवा उपक्रम से है ना। बलुआ पत्थर की दो अवस्थाएं यहाँ पाई जाती हैं, इसमें पन्ना शैल और झिरी शैल कहते हैं। निचली शैल होती है पन्ना शैल और ऊपरी शैल होती है झिरी शैल, राजगढ़ वाली। पन्ना शैल से हमको हीरा मिलता है, सब जानते हैं, पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है। जो विंध्यन क्रम की चट्टान है रीवा उपक्रम की, इनके कण जो है मध्यम से बड़े आकार के होते हैं, सूक्ष्म कण नहीं होते हैं। इनका रंग आपको गुलाबी और बैंगनी देखने को मिलेगा। बड़े आकार के कणों की उपस्थिति का यह अनुमान लगाया जाता है कि इनके निर्माण के समय जलवायु कैसी रही होगी, शुष्क रही होगी, जिसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल के निक्षेप पाए जाते हैं, जिनका यूज हम सीमेंट और शीशा उद्योग कहते हैं। आपको देखते हैं सतना में मेयर फैक्ट्री हो गया, कटनी में कैमूर फैक्ट्री हो गया, तो कई सारी सीमेंट फैक्ट्री भी लगी हुई हैं। तो रीवा उपक्रम में जो निक्षेप पाए जाते हैं सीमेंट उद्योग और शीशा उद्योग के लिए फेमस है। पहाड़ी उपक्रम की बात करें तो ये विंध्यन श्रेणी के पश्चिम में सतना, सागर, दमोह में, सतना, सागर, दमोह में क्या है, ये मिलेगा आपको पहाड़ी उपक्रम यहाँ सतना, सागर, दमोह में, है ना। इसमें सिरबू शैल और गांधीनगर शैल दो इसकी अवस्थाएं हैं। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल के निक्षेप, मैक्सिमम चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल के निक्षेप ही इनमें पाए जाते हैं। ये भी सूक्ष्म से मध्यम आकार की और गुलाबी बैंगनी रंग की होती है। इनके कण बड़े नहीं होते हैं, सूक्ष्म से मध्यम ही होते हैं। इनका यूज भी हम गृह निर्माण और सीमेंट उद्योग में करते हैं। किसमें, जो घरों का, मकानों का निर्माण होता है, सीमेंट फैक्ट्री होती है, उनमें कच्चे माल के रूप में इनका यूज किया जाता है। इनमें दरार भ्रंश अधिक पाए जाते हैं। इन्हें पूछ लिया जाए कि किन चट्टानों में दरार भ्रंश अधिक पाए जाते हैं, तो विंध्यन चट्टानों में दरार भ्रंश अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो गोंडवाना व क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। ये कैसी परतदार अवसादी चट्टानें हैं। इनका निर्माण कार्बोनिफेरस काल से जुरासिक काल तक हुआ है। इनमें अवसादों के निक्षेप पर से कई सारे अवसाद जब नदी बेसिनों में जम जाते हैं तो उनसे क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनमें सघन मलबे के रूप में क्या होता है, एक भूगर्भ हलचल
के कारण कई वर्षों पहले जो जमा हुआ अवसाद था, तो उसके अलावा जो चट्टानों का निर्माण हुआ उसे बोलते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इनके अवसादिक रस से क्या होता है, कोयले का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों का अध्ययन सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्राचीन गोंड राज्य में किया गया। इसी आधार पर इनका नाम गोंडवाना रखा गया। इन चट्टानों का जो अध्ययन है सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्राचीन गोंड राज्य में किया गया, इसलिए इनका नाम गोंडवाना रखा गया है। मध्य प्रदेश राज्य में गोंडवाना क्रम की चट्टानें निम्न उपक्रम अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि निचली गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना। निचली गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना। तो निचली गोंडवाना में तालचेर उपक्रम की चट्टानें आती हैं और ऊपरी गोंडवाना में महादेव उपक्रम और जबलपुर उपक्रम की चट्टानें आती हैं। तो हम निचले गोंडवाना क्रम के बारे में जानें तो उसमें तालचेर उपक्रम की चट्टानें आई। तालचेर उपक्रम की चट्टानें उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित तालचेर के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। निचला गोंडवाना क्रम में तालचेर उपक्रम आता है, जिसका नामकरण ओडिशा के अंगुल जिले के तालचेर के नाम पर किया गया है। यहाँ कोयले के बृहद भंडार आपको देखने के मिलेंगे ब्राह्मणी नदी की घाटी में। तालचेर उपक्रम की चट्टानें ब्राह्मणी नदी घाटी में पाई जाती हैं। यहाँ कोयले के बृहद भंडार हैं। इन उपक्रम के कोयले का जो विस्तार है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित सिंगरौली सीधी शेड्यूल, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सिंगरौली सीधी शेड्यूल में देखने को मिलता है। ये जीवाश्म चट्टानें पहली ऐसी चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते थे, वो कौन सी हैं, गोंडवाना चट्टानें। अभी तक हमने देखा कि आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते थे, लेकिन गोंडवाना चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि जीवाश्मों के अवसादीकरण निक्षेपण से ही तो उनका निर्माण हुआ है, तभी तो कोयले का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में महादेव उपक्रम और जबलपुर उपक्रम पाया जाता है। महादेव उपक्रम को हम पचमढ़ी उपक्रम के नाम से भी जानते हैं। पचमढ़ी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। पचमढ़ी कहाँ स्थित है, यहाँ सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है, जिनका विस्तार छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी में देखने को मिलता है। पचमढ़ी उपक्रम जो है उसका महादेव उपक्रम का विस्तार हमको छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर में देखने को मिलता है। ये दो अवस्थाओं में मिलता है, पचमढ़ी और मलेरी। किन अवस्था में मिलता है, पचमढ़ी और मलेरी में ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम जबलपुर उपक्रम की बात करें तो जबलपुर उपक्रम कटनी जबलपुर के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। कटनी जबलपुर के क्षेत्रों में जबलपुर उपक्रम को हम देखते हैं। इसकी दो अवस्था रहती है, निचला चौगान और ऊपरी जबलपुर। निचला चौगान और ऊपरी जबलपुर रहता है। जो रश्मि काल की वनस्पतियां थीं उनके अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। इनमें लिग्नाइट कोयले के साथ साथ कांगनूमरेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल के निक्षेप भी पाए जाते हैं। इनमें लिग्नाइट कोयले के साथ साथ कांगनूमरेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल के निक्षेप भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं दक्कन ट्रैप हो गया। अब हम दक्कन ट्रैप के बारे में देखेंगे। तो दक्कन ट्रैप जो चट्टानें हैं मध्य प्रदेश के काफ़ी भाग पर फैली हुई है। दक्कन ट्रैप चट्टानों का शाब्दिक अर्थ होता है सोपान या कदम, यानी ये नीचे धंसा हुआ एक तरीके का भाग होता है। इनका निर्माण क्रिटेशियस काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है। इन्हें जिसके यहाँ दरारी उद्भेदन से दक्कन ट्रैप में लावा का क्या हुआ, निक्षेप हुआ। यानी लावा के जमाव से सल्फर की मात्रा अधिक थी इसमें, इसलिए क्रिस्टलीकरण रवा बनने प्रक्रिया अधिक तेजी से हुई। जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है उसके रवे जल्दी बनते हैं, इसलिए इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। बेशक लावा का निक्षेप पठार के मध्यवर्ती भाग महाराष्ट्र में अधिक हुआ है। इसकी मोटाई 50 से 3000 मीटर तक हमको देखने को मिलती है। इसका जो एरिया है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। विस्तार की अगर बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में दक्कन ट्रैप का क्या हुआ, विस्तार हुआ है। मध्य प्रदेश में, पड़ोसी गुजरात में और दक्षिणी पड़ोसी महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप का विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। दक्कन ट्रैप मुख्यतः आग्नेय चट्टानें हैं जिनके विघटन, वियोजन, रूपांतरण और अवसादीकरण के फलस्वरूप काली, गहरी, भूरी और लाल रेगुर मृदा का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, दक्कन ट्रैप की सबसे अधिक ऊंचाई आपको मुंबई में मिलेगी। मुंबई, महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप की ऊंचाई सर्वाधिक देखने को मिलती है। दक्कन ट्रैप पश्चिम से पूरब की ओर ऊंचाई घटती जाती है। अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे ना तो इसकी ऊंचाई में हमको क्या मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। यानी पश्चिम में सर्वाधिक ऊंचा भाग मिलेगा, फिर पूरब की ओर जाएंगे तो और कम होता जाए और कम होता है। इस तरीके से इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। दक्कन ट्रैप हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। दक्कन ट्रैप कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है, दक्कन ट्रैप को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है, पहला निचला ट्रैप, फिर ऊपरी ट्रैप, ये ऊपरी, ये मध्यवर्ती ट्रैप हो गया, निचला ट्रैप हो गया।
निचला ट्रैप, मध्यवर्ती ट्रैप और ऊपरी ट्रैप। निचला ट्रैप जो आपको मिलेगा वो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के क्षेत्र में मिलेगा। निचला ट्रैप कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऊंचाई जिसकी 150 मीटर है। निचले दक्कन ट्रैप के कणों की जो संरचना है बहुत ही सूक्ष्म यानी माइक्रो कण पाए जाते हैं। इसमें कैसे कण पाए जाते हैं? माइक्रो कण पाए जाते हैं, है ना। माइक्रो कण पाए जाते हैं, इनमें राख और जीवाश्म कण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बाघ लमेटा नामक 2 पृथक संरचना वाले संस्तर हैं जिनका निर्माण उत्तर क्रेटेशियस काल में हुआ है। निर्माण कहाँ हुआ है? उत्तर क्रेटेशियस काल में हुआ है। चूना पत्थर की परतें पाई जाती हैं जिनके कणों का आकार कैसा होता है? अपेक्षाकृत छोटा होता है। यानी निचले ट्रैप में हमको इनके कणों का आकार छोटा मिलेगा, जहाँ राख जीवाश्म मिलेंगी, बाघ लमेटा की संरचनाएं मिलेंगी और चूना पत्थर की परतें देखने को मिलती हैं। अगर हम मध्यवर्ती ट्रैप की बात करें तो इसका विस्तार मालवा और मध्य भारत के क्षेत्र में हुआ है। ये मालवा एरिया, यानी जो निचला ट्रैप था वो नर्मदा घाटी के क्षेत्र में हुआ था और मध्यवर्ती ट्रैप का विस्तार मालवा में हुआ है। तो जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर तक देखने को मिलती है, लेकिन मध्यवर्ती ट्रैप में हमको जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ठीक है। ऊपरी ट्रैप की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। ऊपरी जो दक्कन ट्रैप है उसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसमें जीवाश्म के लक्षण भी आपको मिलेंगे। ठीक है। इनमें राख की अनेक परतें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में ऊपरी दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है वो मालवा पठार के अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के भागों में अधिक हुआ है। मालवा ट्रैप के अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व के भागों में क्या हुआ है? अधिक हुआ है। तो दक्कन ट्रैप 3 भागों में बटा हुआ था, निचला, मध्यम और ऊपरी ट्रैप, है ना। तो इनका क्या हुआ? यहाँ पूरा विस्तार हुआ है। इस तरीके से हमने यहाँ सारी चट्टानों को क्या किया है? विस्तृत वर्णन किया है। क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टानें हैं जिसे हम टर्शनरी भी बोल देते हैं, उन चट्टानों का क्या है? निर्माण प्लीस्टोसीन, होलोसीन काल में हुआ था। उन चट्टानों का निर्माण क्या हुआ? प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल में हुआ है। ये जो है नवीन जलोढ़ इनको बोल देते हैं। ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के इनसे निर्माण हुआ है। इनको हम नवीन जलोढ़ भी बोल देते हैं। ताप्ती, नर्मदा, चंबल नदी घाटियों में इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। हम एक बार फिर से थोड़ा सा समराइज करके देख लेते हैं आर्कियन चट्टानों के बारे में। ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। अगर आपको लिखने को आ रहा है तो आप आराम से टू द पॉइंट लिख पाएंगे। सबसे प्राचीन चट्टानें हैं बुंदेलखंड पठार, विशेषकर टीकमगढ़, निमाड़ी, पूर्वी दतिया, शिवपुरी में ये पाई जाती हैं। खनिज और जीवाश्म का इनमें क्या है? अभाव देखने को मिलता है। खनिज जीवाश्म का इनमें क्या दिखता है? अभाव देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। यह सकोली सीढ़ी जबलपुर, चिल्पी सीढ़ी छिंदवाड़ा बालाघाट, सौंसा सीढ़ी छिंदवाड़ा में क्या है? पाई जाते हैं। यह अक्सर पूछा जाता है कि चिल्पी सीढ़ी कहाँ पाई जाती है, सौंसा सीढ़ी कहाँ पाई जाती है, सकोली सीढ़ी कहाँ पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इनमें प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है। इनका नाम कर्नाटक के धारवाड़ के नाम पर किया गया ब्रुस्पिट द्वारा। ठीक है। फिर देखते हैं हम कडप्पा चट्टानों के बारे में। देखते हैं कडप्पा चट्टानें जो हैं बिजावर श्रेणी, पन्ना, सतना, छतरपुर और ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती हैं। कडप्पा चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? बिजावर श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी में बटी हुई हैं। इनमें प्रमुख खनिज हीरा पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा के नाम पर इनका क्या किया गया है? नामकरण किया गया है। विंध्यन चट्टानें आदि चट्टानों की बात करें तो इनमें प्रमुख खनिज आपको चूना पत्थर ही देखने को मिलेगा और श्रेणियाँ हैं कैमूर, भाड़ेर और सोन श्रेणी। विंध्यन की श्रेणी है कैमूर, भाड़ेर और सोन श्रेणी और इनमें चूना पत्थर पाया जाता है। दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं इनको बेशाल चट्टान बोलते हैं। निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। पश्चिमी मालवा में इनका विस्तार है और काली मृदा का निर्माण इनसे होता है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण विशाल चट्टान से हुआ है। ठीक है। इनको बेशाल चट्टान भी बोलते हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। ये पश्चिमी मालवा में विस्तृत है और इनसे काली मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। अब हम देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर, बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। इनमें प्रमुख खनिज कोयला देखने को मिलता है। यानी 98% कोयले के जो भंडार हैं वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही देखने को मिलते हैं, जबकि 2% कोयले के भंडार हमको टर्शियरी चट्टानों में देखने को मिलते हैं। 98% कोयला जो है गोंडवाना युगीन है, 2% कोयला टर्शियरी चट्टानों में पाया जाता है। अब हम टर्शियरी चट्टानों को देख लेते हैं। ये क्या है? नवीनतम चट्टान है।
तो ऐसे ही चट्टानें क्या हैं, नवीनतम चट्टानें हैं। इनका जो निर्माण है वो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। ये प्राय नदी घाटी में, नर्मदा सोन घाटी में क्या है, पाई जाती हैं। प्रायः नदी घाटी में, नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हमने आज मध्य प्रदेश की भूगर्भीय संरचना के बारे में जाना, जिसमें विभिन्न चट्टानों का क्या किया था, हमने अध्ययन किया था। क्योंकि किसी भी क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना जो होती है वहाँ ये हमें दर्शाती है कि वहाँ की चट्टानों यानी भूगर्भ का निर्माण और विकास किन परिस्थितियों में, किन अवस्थाओं में हुआ है, चट्टानों की संरचना कैसी है, उनका संगठन क्या है, वहाँ की मिट्टी की विशेषताएं क्या है, वहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो भूगर्भिक संरचना से का महत्व, अध्ययन का महत्व क्या है, हमें वहाँ की उनकी भूगर्भिक संरचना की भू-आकृति के निर्माण की प्रक्रिया और विकास के बारे में पता चलता है। हमको क्या पता चलता है, भूगर्भिक संरचना की विकास प्रक्रिया निर्माण के बारे में पता चलता है, चट्टानों की संरचना के बारे में पता चलता है, संगठन के बारे में पता चलता है, मिट्टी की विशेषताओं के बारे में पता चलता है, खनिजों की उपलब्धता की जानकारी मिलती है। तो ये हमको भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से लाभ होता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेक्चर को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन को सकारात्मक लेकर चलें। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।